हमारा आज का टॉपिक है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आ जाए तो वह क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या की गिनती में आता है। अपरिमेय संख्या में क्या क्या आ जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई का वैल्यू कितना 3.14 या नहीं तो 22/7 होता है। उसी टाइप से ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई का जो वैल्यू होता है 2.7 अप्रॉक्स में लिया जाता है। तो ई भी एक अपरिमेय संख्या और पाई भी अपरिमेय संख्या। तो कॉमन बात क्या है कि अगर किसी भी रूट के अंदर अभाज्य संख्या आता है तो वह क्या होता है, अपरिमेय संख्या की गिनती में आता है। तो आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको किसी मेथड से। ठीक, इसका वैसे अगर देखोगे तो डबल मेथड है, हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, उसके बाद फिर अगर होगा तो भारतीय वन के अनुसार भी इसको देखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या, √2 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको कि p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे कि एज्यूम कर लो 0.314 है, पॉइंट उड़ाओगे कितना आएगा 1000, तो इसको p/q के फॉर्मेट में लिख दिए। बट अगर √2 का वैल्यू आप निकालिएगा तो 1.414, ना तो ये इसका रिपीटेशन होता है और ये लगातार चलता जाता है, तो इसको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो एक पे कितना आएगा 30। बट ये पूरा तो नहीं गया है, अगर यहाँ पे कुछ और भी डिजिट आ सकता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज बढ़ता चला जाएगा। तो उस कंडीशन में √3 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। बट यहाँ पे कंडीशंस बोला है क्या, सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास बोला जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसका उल्टा मान लो कि √2 एक परिमेय संख्या। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होंगी तो परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, √2 = p/q। इसमें एक स्टेटमेंट होगा आपका कि p और q दो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, मेन जड़ इसका यही है। अगर जिन बच्चों को ये चीज़ याद रह गया, समझिए क्या, उसको टोटल पैटर्न समझ में आ जाएगा। सह अभाज्य संख्या मतलब हो गया कि p और q का एक से या अपने आप से कटेगा, इसका HCF बात करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यानी क्या, p और q का कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। बस ये कंसेप्ट माइंड में रखो, पूरा क्वेश्चन आपके हाथ में है। ठीक, अगर आपके पास ये कंसेप्ट आपके पास माइंड में है तो क्वेश्चन है, अगर ये कंसेप्ट नहीं है समझो क्या कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं। तो पहला बात है, p और q दो सह अभाज्य संख्या का क्या मीनिंग है। सह अभाज्य संख्या का मतलब है, ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये क्या मीनिंग देगा कि p और q का कॉमन फैक्टर बोले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। तो चलिए देखते हैं। तो अब इसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, तो √2q = p। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो ताकि परिमेय के फॉर्मेट में मिल जाए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक, तो अगर वर्ग करते हैं तो क्या आएगा देख लीजिए। √2 का वर्ग करोगे, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2, q का स्क्वायर करोगे तो q² = p का स्क्वायर करोगे तो p² = कितना आएगा, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस चीज़ को ऐसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, q² = p²/2। इसको कैसे बोलेंगे, 2 किसको विभाजित कर रहा है, p² को। 2 किसको विभाजित कर रहा है, p² को विभाजित कर रहा है। 2 p² को विभाजित करता है। अतः अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 किसको विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब कैसे करेगा वो देखिए। अगर मान के चलो p का वैल्यू 2 है, 2 का होल स्क्वायर कितना 4, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हुआ। तो 4 को अगर 4 से 2 पूरी तरह से डिविजिबल है तो किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 2, तो 2 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसी कंसेप्ट पे अगर 2 किसी का स्क्वायर को अगर वो विभाजित कर रहा है तो जो संख्या है जिसका स्क्वायर किया गया उसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से कि 2 किसके बराबर है, p के बराबर है। एक अपने मन से एज्यूम कर लो, 2 और p कभी भी आपस में बराबर हो सकता है क्या। जैसे कि यहाँ पे बोले थे 4/2, तो ये दोनों क्या आपस में बराबर होगा क्या, 4/2 होगा क्या आपस में बराबर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो वैल्यू क्या होगा,
2, या नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि 4 को किससे डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, ताकि दोनों दो दो में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं, वो कांस्टेंट का वैल्यू बोल देते हैं क्या, आर है। आर की जगह, आर तो रियल नंबर हो जाएगा, मान के चलो वो वैल्यू क्या है, सी है। तो यहाँ लिख देंगे सी एक पूर्णांक है। क्योंकि 2 और पी आपस में कभी भी बराबर नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पे कोई एक ऐसा कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे जो कि क्या होगा, उसको बराबर करेगा। जैसे कि मान के चलो 5 को तुम 10 से डिवाइड करोगे, तो ये 5 10 को विभाजित कर रहा है, तो 10 और 5 को क्या बराबर कर दोगे, पॉसिबल है क्या, या तो इसको, या नहीं तो इसको 2 से गुना कर दो, इन हुआ, या तो सॉरी ये तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऑप्शन मिलता है। तो जो कांस्टेंट है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपका सी है, समझ में आ रहा है। तो सी यानी 2 = p कभी पॉसिबल नहीं था, तो एक कांस्टेंट लिए सी एक ऐसा वैल्यू जो कि दोनों को क्या कर दे, बराबर कर दे। तो यहाँ लिख देते हैं सी एक धनात्मक पूर्णांक है, याद रखना हमेशा धनात्मक पूर्णांक, अभी जितना भी पढ़ें धनात्मक पूर्णांक के लिए पढ़ेंगे, धनात्मक पूर्णांक है, हो गया। तो अब इसमें भी दोनों पक्षों में वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखो अभी जितना भी किया जा रहा है तो ऐसा लगेगा क्या कि क्या किया, क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या था, माजरा क्या है इसके बीच में। 2c का होल स्क्वायर 4c² = p², जहाँ समीकरण 1 माने थे, समीकरण 1 से अगर चल रहे हैं, समीकरण 1 से, तो 4c² p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू दिया हुआ है 2q², देखिए 2q² दिया हुआ, तो 2 से कितना आ गया 4, तो यानी 2c² क्या लिखोगे, q²। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई मुद्रा गया तो डिवाइड में हो गया, c² क्या होगा, q²/2। फिर थ्योरम लगा, कौन सा थ्योरम लगा देख लीजिए, 2 किसको विभाजित कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है, तो 2 किसको विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। तो वही सेम थ्योरम यहाँ पे लिखते हैं, चूँकि 2 q² को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, अतः 2 q को भी विभाजित करेगा। बात बन गया हम लोगों का, क्या बन गया देखो, क्वेश्चन में माना गया था कि p और q दो सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि p और q दोनों किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, 1 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होने वाला, यही ना था कंसेप्ट। बट कंसेप्ट यहाँ पे क्या आया है, देखिए यहाँ पे है कि p किसको विभाजित कर रहा है, 2 को, और यहाँ पे q किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। यानी क्या मतलब हुआ कि p और q का अन्य और एक फैक्टर है, क्या है, 2 नहीं है, p किससे भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, q से भी कट रहा है, बट हम माने हुए हैं कि p और q तो सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या मतलब क्या, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आने वाला है, 1 आएगा। बट यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 भी आ गया। यानी आपका ये स्टेटमेंट हुआ कि p और q तो आप सअभाज्य संख्या था ही नहीं, ही न हुआ। जब आपका p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया, 2 आया, तो यहाँ अगले स्टेप में जो आप माने हैं सअभाज्य संख्या वाला कंसेप्ट, यानी p और q आपका सअभाज्य संख्या नहीं था। बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो p और q जो है सअभाज्य संख्या जब नहीं था, तो आपका ये मानना भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। तो गलत क्या हुआ, √2 को जो आप परिमेय संख्या माने वो बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर वह गलत स्टेटमेंट है तो √2 एक परिमेय संख्या जब नहीं होगा तो वह कौन सी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। बात समझ रहे हो, बात क्या है, चलिए एक बार और समझते हैं इसको। √2 p/q पहले ही बताया गया था, मेन कंसेप्ट ये है। अगर ये चीज़ आप लिख रहे हो तो क्वेश्चन में जान प्राण सब चीज़ है, अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो जान प्राण नहीं होगा। p और q दो सअभाज्य संख्या का क्या मतलब है, सअभाज्य का मतलब हुआ कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आया। जब हम अगले स्टेप में किए तो पता चला कि p का गुणनखंड 2 आ गया और q का भी गुणनखंड 2 आया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पता चल रहा है कि समीकरण 1 और 2 से पता चलता है क्या, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। यहाँ लिखते हैं, ठीक, लिख सकते हो यहाँ पे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 दिया हुआ है। अगर ये 2 है तो आप ये कौन चीज़ के लिए माने थे, आप क्या चीज़ के लिए माने थे, p और q का अगर अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो यहाँ पे p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आपका मानना क्या होगा, गलत होगा। किस बात को गलत कर रहा है ये स्टेटमेंट, तो आपका ये वाला बात को गलत कर रहा है। तो
यह कथन क्या इस बात का, किस बात का, इस बात का विरोध करता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसी का ना विरोध कर रहा है। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर विरोध किया तो निष्कर्ष क्या निकालते हो? अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार आपका √2 प्रूव्ड हो गया। अब आप इसी प्रकार से √2 की जगह पे √3 रख के कर सकते हो, √5 रख के कर सकते हो, √7 रख के कर सकते हो, √11 रख के कर सकते हो। तो ये सब आप खुद से करो। सेम लैंग्वेज होगा, सब चीज़ सेम होगा, एक जैसा होगा, तो आप PQ की जगह पे ABCD मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, चलिए।